मेरा नाम साबाद अरशद है और आज आप YouTube के इस चैनल शैडो ऑफ केमिस्ट्री में जो हम लोग पिछले टॉपिक पढ़ के आ रहे थे एटॉमिक मॉडल, उसका आज अगला टॉपिक है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसमें हम रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एटम के बारे में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने कौन सा एटॉमिक मॉडल दिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा रदरफोर्ड साहब के बारे में। रदरफोर्ड साहब कौन थे? ये न्यूजीलैंड के एक केमिस्ट थे। ठीक, इनको 1907 में नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में। क्यों? म्यूटेशन ऑफ एलिमेंट, इनके वर्क पे म्यूटेशन ऑफ एलिमेंट और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और दूसरी चीज़, इन्होंने इनके ही उसमें जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं जो एटॉमिक नंबर 104 होता है, 104 जो एटॉमिक नंबर है, बहुत से लोग कहते हैं उसकी खोज रदरफोर्ड ने की। नहीं, उनके नाम पे ये रखा गया, उनका एक ऑनर उनको दिया गया, उसका नाम है रदरफोर्डियम, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया था। ठीक, तो हम आज की वीडियो जो पढ़ेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पे है। हमको अभी तक जो पता था वो यही पता था कि जो जे थॉमसन ने मॉडल दिया उसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोटॉन्स होते हैं, उन्होंने प्रोटॉन्स भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट दी होल एटम, पूरे एटम में। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीड्स की तरह उसमें गड़े होते हैं कहीं कहीं। ठीक है, ये चीज़ हमको पता चल गई जे थॉमसन से। लेकिन उनका जो भी एक्सपेरिमेंट था, जो भी उन्होंने वो दिया था, वो सब रॉन्ग था, वो सब गलत था। उसको प्रूव कैसे हुआ कि वो सब गलत है? जब ये वाला मॉडल हमको मिला रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने दुनिया वालों को बुलाया, आओ देखो मैं जो कर रहा हूँ उसको देखो। तो उन्होंने क्या किया? एक थिन फॉयल लिया, गोल्ड का एक थिन फॉयल लिया, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं उससे उसको पास करा, अल्फ़ा रेज को, उससे अल्फ़ा पार्टिकल से अल्फ़ा रेज निकलती हैं, तो अल्फ़ा रेज को उस थिन फॉयल से पास कराया। तो क्या हुआ? कुछ रेज तो डायरेक्टली निकल गई अनडिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो इधर उधर नहीं गई, वो सीधा निकल गई। उन्होंने पीछे क्या किया था, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए कोई गोल्ड का थिन फॉयल है, ठीक है, पतला सा, इसमें अब गोल्ड के एटम होंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक गोल्ड का एटम लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए गोल्ड का एटम ये रहा होगा। ठीक, अच्छा, उन्होंने क्या किया कि एक यहाँ पे कोई अल्फ़ा पार्टिकल लिया, ये अल्फ़ा पार्टिकल लिया, ठीक है। इस अल्फ़ा पार्टिकल से उन्होंने क्या किया? रेज़ को, यहाँ से अल्फ़ा जो रेज़ निकलती हैं उसको इससे पास कराया। पीछे उन्होंने एक लगा दिया ZnS, जिंक सल्फाइड की एक प्लेट लगा दी, जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट हुआ। अच्छा, जिंक सल्फाइड की क्यों लगाई? क्योंकि फ्लोरोसेंस का नाम आपने सुना होगा, फ्लोरोसेंस होता है इससे। मतलब कि देखो, पहले ये समझ लो, ये रेज यहाँ से आई, इस पार्टिकल से होके यहाँ पे डायरेक्ट आ गई। ठीक, तो जहाँ पे ये इसको टच करेगी वहाँ ग्लो होगा, तो हमको ये समझ आया कि ये रेज सीधा निकल गई। अच्छा, दूसरी रेज लिया इन्होंने, वो भी सीधी निकल गई। एक और रेज लिया, वो भी सीधी निकल गई। तो ज़्यादातर जो रेज निकली वो अनडिफ्लेक्टेड, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने बीच से एक रेज पास कराई, ये रेज यहाँ पे आई, यहाँ पे टच होने के बाद वो एकदम शॉक हो गए। क्यों? क्योंकि वो डिफ्लेक्ट होके कुछ यहाँ पे आ गई। एक और पास कराया, वो यहाँ पे टच हुई, वो यहाँ कहीं आ गई। अच्छा, बीच से जो आई वो यहीं इसी पाथ पे वापस बाउंस बैक कर गई। तो उनको ये समझ नहीं आया, मतलब उन्होंने ये सोचा कि यार ज़्यादातर जो एटम, ये जो एटम है इसके अंदर जो ज़्यादातर पार्ट है वो तो वैकेंट था, क्योंकि उन्होंने इतनी रेज पास कराई, सब डायरेक्ट जा रही थी, कोई भी ना डिफ्लेक्ट हुई ना बाउंस बैक हुई। अच्छा, जब वो थोड़ा सा और नीचे आए, कोर में आए, जब कोर का मतलब होता है सेंटर में, तो उन्होंने सोचा कि चलो सेंटर में चल के देखते हैं। थोड़ा सा अंदर की तरफ जब उन्होंने सेंटर की तरफ वो उस रेज को पास किया तो वो रेज डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई। वो डिफ्लेक्ट हो गई कुछ यहाँ पे हुआ,
यहाँ से आई यहाँ पे हुआ। तो इन्होंने इस बात पे कहा कि जो एटम होता है उसके अंदर ज़्यादातर पार्ट क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। ठीक, वैकेंट मतलब खाली जगह, वहाँ पे बोला कि खाली होते हैं जिससे रेज अनडिफ्लेक्टेड निकल गई। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा कि कुछ जो डिफ्लेक्ट हुई है, उन्होंने देखा कि कुछ ऊपर वाली डिफ्लेक्ट हुई, पहली वाली और आखिरी वाली दोनों को लिया, उन्होंने देखा अच्छा ये यहाँ तक है। तो उनको ये समझ आया कि ये जो इतना पार्ट है मतलब यहाँ पे कुछ है, कुछ तो होगा। और हमको ये पता था एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक, तो उनको ये समझ आया कि हाँ यहाँ पे कुछ तो है जिसकी वजह से अच्छा जो रेज यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं, जो रेज डिफ्लेक्ट हो गई, जो रेज यहाँ से डायरेक्ट सीधा नहीं आई, उसने क्या किया, उस यहाँ पे इसकी परछाई आने लगी, इस चीज़ की परछाई यहाँ पे आने लगी। ठीक, तो उन्होंने जो पहली डिफ्लेक्ट हुई और जो आखिरी डिफ्लेक्ट हुई दोनों को मिला के देखा कि उनकी डिस्टेंस कितनी है, इतनी है, यानी उन्होंने इससे क्या निकाल दिया, डायमीटर निकाल दिया। किसका डायमीटर निकाला, न्यूक्लियस का। और यहीं से खोज हुई न्यूक्लियस की। उन्होंने ये कहा कि एटम के जो सेंटर में कोई एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे सारे प्रोटॉन मौजूद होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहीं पे रहते हैं, इसके अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल है, उससे अल्फ़ा रेज पास हुई, अल्फ़ा रेज पास हुई तो यहाँ पे जाके डिफ्लेक्शन कुछ शो किया, तो यहाँ पे हमको जहाँ से डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ और जो एंडिंग पॉइंट था दोनों को लेंथ को ले लिया तो हमको डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस मिल गया। ठीक है, डायमीटर मिल गया, इसका हाफ कर देंगे तो हमको रेडियस भी मिल जाएगा कि वो कितना बड़ा है न्यूक्लियस। क्योंकि देखो क्या होता है, अलग अलग एटम का अलग अलग न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब वहाँ पे डायमीटर चेंज हो सकता है, रेडियस भी चेंज हो सकता है, सारे एटम का एक जैसा तो होता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं ये बता रहा कि इन्होंने इससे कैलकुलेट कर लिया था। अच्छा ठीक है, कुछ लोग के जहन में ये आया कि उन्होंने गोल्ड फॉयल क्यों लिया, गोल्ड फॉयल क्यों लिया? तो उसकी वजह ये थी क्योंकि उनके टाइम पे नहीं, हमारे भी टाइम पे ये चीज़ होती है कि गोल्ड जो होता है वो बहुत अनरिएक्टिव मेटल, अनरिएक्टिव एलिमेंट के उसमें गोल्ड को हम रख सकते हैं। क्योंकि देखो कई साल तक आदमी ऑर्नामेंट्स यूज़ करता है, गहने वगैरह पहनता है, उसमें ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी होता नहीं है। तो उन्होंने ये चीज़ इसीलिए यूज़ करी थी गोल्ड फॉयल, ताकि वो रिएक्ट ना करे। अगर यहाँ पे वो मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता तो उनका एक्सपेरिमेंट ही ख़राब हो जाता, ये चीज़ आगे मिल ही नहीं पाती। तो उन्होंने इसीलिए गोल्ड का यूज़ किया। ठीक है, ये था एक अपने तौर पे। इसका अभी मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ से अल्फ़ा रेज निकलेंगी लेड प्लेट से होते हुए, ये फोटोग्राफिक स्लिट पे यहाँ पे आके टकराएंगी। तो जो कुछ ऊपर नीचे जा रही थी वो तो डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, लेकिन जो ऊपर नीचे नहीं जा रही थी वो जो सीधा सीधा पास हुई, और पास होके कुछ कुछ बाउंस बैक हुई। तो उनको यही समझ में आया कि यहाँ बीच में कुछ तो पार्टिकल होगा, तो उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियस दिया। अच्छा, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ से, इस एक्सपेरिमेंट से उनको एक बात समझ में आई कि जो भी एटम होता है उसमें वैकेंट स्पेस होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी, यहाँ पे उन्होंने इतनी रेज पास कराई, कुछ रेज क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई, ज़्यादातर सीधी निकली, ज़्यादातर रेज सीधी गई, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुई। अच्छा, और 20,000 के करीब रेज में एक रेज ऐसी थी जो बाउंस बैक होके आई। मतलब कि सोचो तुम कितनी ज़्यादा, 20,000 रेज जा रही है, उसमें से एक रेज कोई बाउंस बैक होके आ रही है। मतलब कि इतनी रेज में कोई एक थी जो कि सीधा न्यूक्लियस पे जाके लगती थी और वहाँ से वापस आ जाती थी। ठीक, तो ये हमने देखा इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो अब इसके बाद रदरफोर्ड ने अपने कुछ पॉइंट्स दिए। आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं, समझते हैं कि वो पॉइंट्स क्या थे। इसी बेसिस पे, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स दिए। अब हम वो अगले पॉइंट देखेंगे। हाँ, तो पहला जो पॉइंट था वो था द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने क्या कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो कि ज़्यादातर एटम का मास होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम
वॉज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं। वो कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इन एक्सट्रीम स्मॉल रीजन, छोटी जगह में बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। और वो कहाँ पे होता है छोटी जगह, वही सेंटर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एटम के अंदर जो ये छोटा पार्ट होता है, ये इसी की बात हो रही है, यानी ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हमने प्लम पुडिंग में क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड होते हैं। किस जगह, सेंटर में कंसंट्रेटेड होते हैं। इसी स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वॉज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। ठीक है, दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसी छोटे से पोर्शन को क्या कहा गया, एटम का न्यूक्लियस कहा गया। ठीक, अच्छा अब दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। तो ये था, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ ऑर्बिट। ठीक है, क्या कह रहा है, न्यूक्लियस किससे, इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। हमको ये पता था, ये हो गया एटम, यहाँ कोई बहुत सेंटर में हो गया न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसको एक सर्कुलर पाथ पे, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या करता है, यहाँ पे चक्कर लगाता रहता है। ठीक, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ पे ये रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के। वही पॉइंट यहाँ पे दिया, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है जो इसको इससे बांधे रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इससे बांधे रखता है, तभी नहीं इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। वरना भाई अगर नहीं बांधे रखता तो ये तो कहीं भी निकल के चला जाता। और ऐसा होता भी है, जैसे सोडियम वगैरह में देख लीजिए, सोडियम होता है या क्लोरीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम पड़ जाता है, दूसरा आ जाता है कोई सामने वाला, ये उससे निकल के चला जाता है। तो हम लोगों को इसमें 3 पॉइंट्स मिले। पहला पॉइंट हमको क्या मिला, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। हमको न्यूक्लियस के बारे में पता चला कि न्यूक्लियस क्या होता है, कोई बीच में होता है एटम के, जो सेंटर में होता है, जो सारा क्या होता है कंसंट्रेटेड होता है एक जगह, मास उसका और पॉजिटिव चार्ज, उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसमें, सर्कुलर पाथ में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक, तीसरा पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कि इसको बांधे रखता है न्यूक्लियस से, तभी ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, इतनी चीज़ हमको लगता है कोई इतनी दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं, तो सिंपल वर्ड्स में मैंने समझा दिया इसको। तो आई होप आप लोगों को इस सारी वीडियोस, जो भी वीडियोस अपलोडेड हुई हो, जो भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो किसी भी वीडियो में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसमें कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही हो तो बिल्कुल ज़रूर उसको भी कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।